बोरबाकी ग्रुप कुछ मैथमेटिशियंस का ग्रुप था जो कि छुप करके किताबें लिखता था। तो कारता साहब दुनिया के एकमात्र गणितज्ञ हैं जिनके 4 स्टूडेंट को फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल। लेकिन मैथमेटिक्स का एक अपना नेचर है, अपने सवाल हैं, अपना इंजॉयमेंट है लोगों का। मतलब मैथमेटिक्स का एक टू फोल्ड नेचर है, और आपको अगर असली टैलेंट गणित या विज्ञान में खोजना है तो आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा। एक भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है पुणे में जी, वो एक किताब निकालता है रिकर्शन इन मैथमेटिक्स जी। अगर किसी को मैथ ओलंपियाड की शुरुआत करनी है तो उस किताब से शुरू करें। और मैथ के बाद तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आप पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद डीआरडीओ एक अलग वैकेंसी निकालता है, आप उसमें जा सकते हैं। इसरो में वैकेंसी आती है, आप उसमें जा सकते हैं। नमस्कार। बातचीत के इस अंक में आज हमारे साथ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में गणित विभाग में कार्यरत डॉक्टर विपुल कक्कड़ सर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस बातचीत में। हम लोगों ने आपके बारे में कई बार सुना भी है और साथियों के माध्यम से, और पहले भी हमने आपका लेक्चर जब कराया था तो ऑनलाइन मोड में, तो हम आपकी टीचिंग से बड़े प्रभावित हुए। फिर पता लगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मतलब एक पूरी परंपरा है अलजेब्रा में, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा अच्छा काम किया है। तो यहाँ तक पहुँचने की अपनी जो गणितीय यात्रा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे हमारे साथियों को। तो मैंने जो है अपना बीएससी एमएससी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं डीफिल में एनरोल हो गया। वहाँ पे जो है डीफिल को पीएचडी को डीफिल कहते हैं इलाहाबाद में। हाँ, तो इलाहाबाद जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम फॉलो करता है, तो डीफिल वहाँ पे है। बाकी और यूनिवर्सिटी पीएचडी डिग्री देती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो है डीफिल की डिग्री देती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ से डीफिल की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद ये किनके अंडर रहा? जी, मैं डॉक्टर आरपी शुक्ला हैं, रविंद्र प्रसाद शुक्ला। अच्छा। ये प्रोफेसर रामजी लाल हैं वहाँ जी, पे। जी, जी, उनका वो नाम रिटायर्ड, आपने नाम सुना होगा उनका। हाँ। तो उनके ही पीएचडी स्टूडेंट हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो हम लोग सभी लोग आए हैं वो उन्हीं से संबंधित लोग हैं। तो एक श्रृंखला रही है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो उनके अंडर में मैंने डीफिल किया। उसके बाद हरिश्चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, वहाँ मैं 2.5 साल पोस्ट डॉक रहा। अरे वाह, पोस्ट डॉक्टरल फेलो। बढ़िया। और और उसके बाद फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। जी। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा थे, मैंने नाम सुना है। तो वो गए पेरिस में पीएचडी करने, फ्रांस में। और उस समय फ्रांस में जो है बहुत मतलब रिवोल्यूशनरी काम हो रहा था। एक किस दौर की बात होगी लगभग? ये मेरे ख्याल से मैं उतना तो श्योर नहीं हूँ, पर शायद ये 60 या 70 के बीच की बात होगी। अच्छा, हाँ, ये पीएचडी करने के लिए बनवारी लाल शर्मा, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा वहाँ फ्रांस गए। और फ्रांस में एक थे प्रोफेसर हेनरी कार्ता, और एक बोरबाकी ग्रुप आप जानते होंगे। हाँ। तो एनालिसिस में बड़ा जो नाम। बोरबाकी ग्रुप कुछ मैथमेटिशियंस का ग्रुप था जो कि छुप करके किताबें लिखता था, और बहुत हाई क्लास स्टैंडर्ड की किताबें रहती थी, और कोई जानता नहीं था कि बोरबाकी कौन लोग हैं। बोरबाकी एक जो है मैथमेटिशियंस का ग्रुप था, जिसमें कार्ता, दूदने और ऐसे करके बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो कि लिटरेचर राइटिंग करते थे। बाद में लोगों को पता लगा कि बोरबाकी एक ग्रुप है। तो जब प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा, कार्ता जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे बोरबाकी ग्रुप के, तो जब प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जो है ये वापस लौटते हैं इंडिया, तो क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ काम करके आए थे, बड़े लोगों के साथ, जिस तरीके की ट्रेनिंग उन्होंने ली, वैसे ही उन्होंने सोचा कि ऐसे ही नींव मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डालता हूँ। तो उन्होंने जो है एक ग्रुप फॉर्म किया जीरो ग्रुप के नाम से। और जीरो ग्रुप में बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर रामजी लाल और कई और लोग थे, सत्यदेव त्रिपाठी जो एचआरआई में, हाँ, जो एचआरआई में थे बाद में। तो ये लोग जो है किताबें लिखते थे जीरो के नाम से, और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बहुत ही रिफाइन किया, अच्छे अच्छे सिलेबस डाले। तो जो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं वो एक्चुअल में रामजी लाल सर तो थे ही, उसके पहले की अगर हम पीढ़ी की बात करें तो जो प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा काम करके गए, उसकी वजह से जो पौध तैयार हुई वो आज तक कायम। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
सर एक आदमी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इससे समझ में भी आता है ना। बीएल शर्मा सर जब वहाँ गए, जितना मैंने सुना है, अब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारिएगा, तो मैंने ये सुना है कि प्रोफेसर कार्ता के पास जब वो पेरिस में थे, तो कार्ता साहब दुनिया के एकमात्र गणितज्ञ हैं जिनके 4 स्टूडेंट को फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल मिला, मतलब वो दुनिया में एकमात्र हैं जिनके 4 छात्रों को फील्ड मेडल मिला है। ये कितना बड़ा सम्मान है, क्योंकि फील्ड मेडल गणित की दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे बड़ा कोई नहीं माना जाता। और 40 साल के अंदर ही मिलता है। हाँ, अधिकतम उम्र आपकी 40 हो। शायद एंड्रयू वाइल मेरे ख्याल से थोड़ा अपवाद रहे, वो काम तो पहले ही कर लिया था, जब उसका मूल्यांकन हुआ और उसके बाद तो वो 41 में आ गए थे, तो उन्हें भी दिया गया एंड्रयू वाइल का जो फर्मा-लास्ट थ्योरम के लिए। सर जिस तरह से ये नर्सरी उन्होंने डेवलप की, बनवारी लाल शर्मा जी ने शुरू किया, बीएल शर्मा ट्रस्ट अभी भी काम कर ही रहा है उनके नाम पर ही, और ये बताता है कि व्यक्ति का एक दिन शरीर तो चले ही जाएगा, लेकिन जो विचार हैं, जो काम है, वो तो रहेंगे। और फिर रामजी लाल सर अभी भी अद्भुत हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, जितना मैं थोड़ा बहुत सर लोगों के साथ रह के जान पाया हूं, कि रिटायरमेंट के बाद अभी 2 साल पहले शायद, अभी वो 75-80 के बीच में रहे होंगे, और उस उम्र के उस पड़ाव में उस इंसान ने 80 साल में स्प्रिंजर से 4 किताबें निकाली हैं। और मजेदार बात यह है कि चारों किताबों की टाइप इन लेटेक्स में सब खुद किया है सर ने। और एक किताब फाइनल अभी उन्होंने कर दी है क्लासिकल ग्रुप के ऊपर। अच्छा, हाँ, वो भी इसके बाद अभी आंख के ऑपरेशन के बाद शायद। हाँ, जज्बा देखिए वो रामजी लाल सर का, और इसीलिए शायद उनके जो छात्र हैं उनके अंदर भी ये जज्बा हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में, जितना मैं थोड़ा बहुत जान पाया, कि जब भी आप लोगों के दायरे से, उसमें विवेक जैन सर भी हमें मिले, स्वप्निल सर मिले, आप मिले, और तो मतलब हमने सीखा कि मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और इस नॉलेज को आगे बढ़ा भी रहे हैं। और प्रोफेसर रामजी लाल सर के बारे में एक बात बताऊंगा कि बहुत कम लोग हैं जो मैथमेटिक्स को समझते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में करना और उसको एंजॉय करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहा है और बहुत सारे वर्क कर रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स का एक अपना नेचर है, अपने सवाल हैं, अपना एंजॉयमेंट है लोगों का। मतलब मैथमेटिक्स का एक 2 फोल्ड नेचर है। आपको फिजिक्स वाले ने कोई प्रॉब्लम करी, आप फिजिक्स वाले के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। केमिस्ट्री से कोई सवाल आया, आप उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का एक अपना भी नेचर है, अपनी भी फिलॉसफी है कि लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए भी काम करते हैं। अपना सेल्फ, जो संत प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, स्वांता सुखाए, मतलब कि मैं कर रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और हम लोग की जो क्लास भी चलती थी, उनके सारे स्टूडेंट से आप पूछिए, क्लास किसी एक सब्जेक्ट में शुरू होती थी, जाके ख़त्म कहीं और होती थी। तो हम लोग का एक्सपोजर जो रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि हम लोग एंटर तो किसी क्लास में करते थे अलजेब्रा की, लेकिन अंत होते होते वो टोपोलॉजी पे ख़त्म होगी कि एनालिसिस पे ख़त्म होगी। तो इस तरीके से वाइब्रेंट हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी। तो इसलिए आपको उनके जो स्टूडेंट मिलेंगे, तो वो एक आपको एंजॉयमेंट उसमें दिखेगा आपको। हाँ, मतलब पूरा मैंने देखा है जो बातचीत में भी, कि मतलब मल्टी डायमेंशनल जो आप कह सकते हैं उनको, बहुमुखी विकास है, और बाकी ब्रांचेस ठीक है, जैसे आपका रिसर्च फील्ड अलजेब्रा है, और शायद आपकी जो नई किताब आने वाली है वो मैट्रिक स्पेस पे जो आ रही है, फरवरी 17 तारीख को शायद लॉन्च होने वाली है। थोड़ा सा आप अपने उस किताब के बारे में बच्चों को और हमारे साथियों को बताएंगे? तो वो जो किताब है, ये डे ग्रूटर एक पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इसके अंडर्स में पब्लिश हो रही है। और ये किताब जनरल टोपोलॉजी है और सब टाइटल है मैट्रिक स्पेस। तो इस किताब में आपको केवल मैट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड और उसकी टोपोलॉजी ये मिलेगा। अच्छा, तो ये हमारे मास्टर बीएससी में फाइनल ईयर के बच्चों के लिए भी यूजफुल होगी मैट्रिक। और कुछ जो उसमें रिसर्च वर्क हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो भी उस किताब में ऐड करी गई। बहुत हाँ, जैसे कि अभी कुछ एडवांसमेंट क्या हुए हैं, लोग किस डायरेक्शन में जैसे कुछ काम किया है लोगों ने, जो पुरानी किताबों में नहीं था, वो भी इस नई किताब में डाला। तो ये हमारे मास्टर्स और पीएचडी वाले जो हमारे बच्चे जो हैं, भी अगर इस डायरेक्शन में तो उनके लिए यूजफुल होगा। बहुत अच्छी बात है सर, शुभकामनाएं हैं किताब के लिए।
एक किताब मैंने आपकी जो पढ़ी थी 2 साल पहले, वो मैंने खरीदी भी थी, संख्या पद्धति पर। संख्या पद्धति, आपने हिंदी, संख्या सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, सॉरी, वो हिंदी पे लिखा था हिंदी। आपने। और थोड़ा 2 चीजें होंगी यहाँ सवाल, एक तो किताब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और दूसरा सवाल होगा कि आपने अपनी बात कहने के लिए हिंदी माध्यम चुना, उसकी वजह। देखिए, अगर आप यूरोप से तुलना करेंगे अपनी, तो ये हम देखते हैं, जैसा कि मेरा एक बार रशिया में जाना हुआ, तो वहाँ पे जो मैथमेटिक्स लोग कर रहे थे अपनी भाषा में कर रहे थे, और बहुत ही फ्री हो करके इंजॉय करके वो अपनी रशियन भाषा में काम कर रहे थे। बाद में ये पता लगा फ्रेंच जो है अपनी फ्रेंच में काम करता है, जर्मन जो है अपनी जर्मन में काम करता है। तो हमारे यहाँ जो मुझको ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक भाषा, एक बैरियर है। गणित के लिए आप इंग्लिश थोप दें, इंग्लिश का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो भाषा है, किसी की भाषा है, हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। आज भी हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, भाषा का कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे जो पौध तैयार होती है जो बचपन से, आज भी जो हम बातें करते हैं वो अपनी मातृभाषा में करते हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा है, किसी की मातृभाषा तमिल है, तो अगर वो तमिल में बड़ा हो रहा है, उसकी जो सोच है वो तमिल में हो रही है, तो नेचुरली जब वो फंडामेंटल थिंकिंग अपनी डेवलप करेगा तो वो तमिल में ही डेवलप करेगा। बिल्कुल। मैं अपनी फंडामेंटल थिंकिंग जो डेवलप करूंगा वो तमिल में करूंगा, क्योंकि बचपन से मेरी जो मातृभाषा रही है, सोचना तो उसी में होगा, जो मुझे पालन पोषण हुआ वो हिंदी में हुआ। तो अब एक हिंदी बैरियर तो हमेशा रही, और हम भी जब बीएससी में गए तो बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ा टीचर आकर के बोल के निकल जाते थे, उसको तो पहले तो समझना पड़ता था ये क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए। कई बार लिखने में बहुत गड़बड़ी होती थी, तो उसकी वजह से मार्क्स भी नहीं आते थे। तो हम लोग के मार्क्स बीएससी में उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो भाषा को मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं लिख नहीं पाता हूँ। और कॉपी चेक करने वाले की ये गलती है, मतलब गलती में गलत वर्ड, उसकी ये लिमिटेशन है कि उसको वही चेक करना है जो वहाँ लिखा हुआ है, तभी वो तो मुझे जानता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर हुआ क्या कि ये नई शिक्षा नीति आई, फिर नई शिक्षा नीति ने लोगों को दिया कि भाई आप अपनी मातृभाषा में लिखिए, तो उसे प्रेरणा लेकर के तब आपने हिंदी में लिखा। बहुत बढ़िया सर। मुझे भी लगता है जैसे आपने रसिया का और फ्रांस का बात कही थी, मतलब एक गणित अपने आप में एक बैरियर की तरह तो बच्चे के सामने है ही, अब उससे बड़ा बैरियर आपने लैंग्वेज का थोप दिया जो कि अननेसेसरी था। उसे गणित ही सीखनी थी तो दूसरा बैरियर हटाया जा सकता था। शायद एक फैक्ट, बहुत सारे कारण होंगे, एक कारण ये भी होगा मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स की ओर उतना अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कारण तो कई होंगे, लेकिन एक ये भी होगा कि लैंग्वेज बैरियर तो है ही। लैंग्वेज है, और आपको अगर असली टैलेंट गणित या विज्ञान में खोजना है तो आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा। और गांव की तरफ जाने में आपको फिर लैंग्वेज का एक बैरियर दूर करना पड़ेगा। तो फिर बहुत सारी किताबें आपको हिंदी में करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ सब कुछ आप वो कर दीजिए, लेकिन बच्चा जहाँ से मोटिवेट तो हो कि वो गणित में क्या हो रहा है, उसके बाद वो इंग्लिश में आए जी, क्योंकि उसको एक्सपोजर भी चाहिए। उसको अगर दुनिया में अपना परचम लहराना है तो इंग्लिश में फिर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आज वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। लेकिन पहले उसको समझ में तो आए कि हम मैथमेटिक्स कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आखिर क्यों, हम कैसे हम सवाल पूछें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो उसके लिए कुछ हिंदी में किताबें होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसे ना आप ओलंपियाड कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि सर राजस्थान के जो ओलंपियाड कार्यक्रम होता है हमारा, उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है, रीजनल कोऑर्डिनेटर। वो रीजन मतलब राज्य ही आ जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो एग्जाम देखते हैं, आपने देखा होगा, एक प्री आरएमओ होता है पहले। आरएमओ मतलब रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। पहले प्री आरएमओ होता है, फिर आरएमओ होता है, और फिर आईएनएमओ होता है, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। और उसके बाद फिर जो बच्चे चयनित होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। प्री आरएमओ का नाम बदल दिया है, IOQM कर दिया इन्होंने ऐसे करके, लेकिन वो है वो प्री आरएमओ ही है, मतलब नाम IOQM है। सर मैं थोड़ा सा अब इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि
हमारे पास ओलंपियाड के लिए अगर हम बच्चों को सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी भेड़चाल है, हमने मैथ्स वालों को सबको इंजीनियर बना के रहेंगे वाला एटीट्यूड है हमारे यहाँ, जो मुझे कई बार उचित नहीं लगता। मुझे लगता है अगर गणित में ही इंटरेस्ट है तो भाई उसी लाइन में जाओ। तो ओलंपियाड की जो तैयारी करा रहे हैं या जो बच्चे कर रहे हैं या जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को किस उम्र से यहाँ सोचें और कैसे तैयारी करें ओलंपियाड के लिए। थोड़ा सा एक, तो क्योंकि इस पे कहीं मिलता नहीं है सर बातचीत। जेई के लिए मिलता है, ओलंपियाड के लिए सीरियसनेस कम दिखती है, या मेरी जानकारी कम है, तब मैं जानना। तो ओलंपियाड जो है वो क्लास 8th 9th वैसे बेसिकली कर लीजिए, 9th 10th 11th एंड 12th, ये बच्चों के लिए ओलंपियाड के लिए एग्जाम होता है। अच्छा। तो ओलंपियाड का मेन एम ये है कि उन टैलेंटेड बच्चों को फाइंड आउट करना जो कि मैथमेटिक्स में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, उनको फाइंड आउट करना, उनको जो है फिर ट्रेनिंग देना और ये कोशिश करना कि वो रिसर्च की ओर आए। ओलंपियाड का ये है। तो ये आप जैसा कि आपने बताया आरएमओ, आईएनएमओ, और जो फिर इसमें सेलेक्ट होता है इंडियन नेशनल ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड के बाद फिर उनमें से ही कुछ बच्चों को इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव बना करके बाहर भेजा जाता है और इंडियन गवर्नमेंट इसका सारा खर्चा वहन करती है, जो इंडिया के लिए ये टीम जाती है मैथ ओलंपियाड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक। तो सर जैसे शुरुआत अगर कोई माँ बाप करें 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे के साथ, तो इस बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, किन किताबों से शुरू करें? मतलब एनसीईआरटी है वहां ना, अब एनसीईआरटी से शायद नहीं हो पाए, कुछ और भी, तो कुछ अच्छी किताबें अगर आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे। जैसे एक भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है पुणे में जी, वो एक किताब निकालता है रिकर्शन इन मैथमेटिक्स जी। अगर किसी को मैथ ओलंपियाड की शुरुआत करनी है तो उस किताब से शुरू करें। अच्छा। तो ये 8वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास का बच्चा 9वीं से शुरू कर सकता है। ठीक। और इसमें जो है बेसिक नंबर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ओलंपियाड का कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, बस वो ये बता दिया है कि इन टॉपिक से सवाल आएंगे। और जो होमी भाभा सेंटर की वेबसाइट है उस पे एक पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है इस बात के लिए, हाउ टू प्रिपेयर, विच बुक टू रीड, बहुत सारी बुक की लिस्ट दी है। आप होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ओलंपियाड के सेक्शन पे क्लिक करें और उसमें पूरी एक जानकारी है हाउ टू प्रिपेयर और ये कौन कौन सी बुक पढ़ें, तो वहाँ से सारी जानकारी मिल सकती है। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये मेरे पास भी ये वाली जानकारी नहीं थी। मतलब मैं कई बार यूट्यूब में देखता हूँ या और कई सारे चैनल भी हैं जो लोग कराते हैं तैयारी, लेकिन सबका पैटर्न वो एक ही जैसा, जेई जैसा लगता है। मुझे लगता है कई बार मैथ्स रिलेट्स होकर बच्चों को सोचने का मौका दिया जाए। मतलब मैथमेटिक्स में ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बजाय कि वो उनकी जब तक आप थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे, और वो प्रोसेस डेवलप होने में तो टाइम लगता है। मतलब मैथमेटिकल मैच्योरिटी का लेवल में देखता हूँ। 2 बच्चे इस साल मेरे परिचित हैं उत्तराखंड से, जिन्होंने अभी आईएनएमओ दिया, और मैं कई बार उनको देखता हूँ। एक तो द्वाराहाट से था जहां मैं पहले कार्यरत था, एक हल्द्वानी से, और कई बार वो 10वीं के बच्चों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे अपने पे डाउट होता है जब वो सवाल का जो प्रोसेस, उनका जो थॉट प्रोसेस है मुझसे तो बेहतर है। इसमें मैं एक बात और आपको जोड़ना चाहता हूँ। कुछ चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आरएमओ की किन किन एक्टिविटी में वो हूँ, लेकिन जब मैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक 9th क्लास का बच्चा वो चीजें जानता है जो शायद हमने बीएससी 3rd ईयर में पढ़ी या एमएससी 1st ईयर में पढ़ी, क्योंकि वो जो लिखता है उससे समझ में आता है। इसका मतलब है बच्चों में टैलेंट तो है, कुछ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शायद जो है एक हमारे देश में इंजीनियरिंग का एक ऐसा वो टैग लगा हुआ है कि आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो आपका फिर दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। तो वो शायद बच्चे, शायद क्रीम बच्चे जो हैं उधर की ओर घूम जा रहे हैं। वो शायद अगर मैथमेटिक्स में आते या फिजिक्स में जाते या बेसिक साइंस में जाते तो बहुत बेहतरीन करते हो काम। सर यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा ना, क्यों नहीं जाते, जरा सा हम इस पे सोचें। मतलब हम इसको बातचीत को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना। तो हम क्यों नहीं जाते अगर हम सोचें तो एक चीज है करियर अपॉर्चुनिटीज,
और हमारी एक छात्रा द्वाराहाट कॉलेज से कुछ साल पहले क्या हुआ कि बीएससी के बाद उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अच्छा। एमएससी मैथ्स के लिए सिलेक्शन हुआ, हम्म, डीयू भी हुआ वहां भी हुआ, तो उसने मेरे सजेशन पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद लिया। उसके पिताजी इंटर कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर हैं। हम्म, तो वो मेरे पास आए कि सर मैं इस लड़की से कह रहा हूँ कि तू एमएससी फिजिक्स कर, हम्म, ये कह रही है नहीं मैं तो मैथ्स में करूंगी। हम्म। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सर कि मैथ्स में करियर अपॉर्चुनिटीज है कहाँ, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। नहीं, ये मानना है कि अगर किसी को मैथ पढ़ना आ गया तो फिर वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि वो फिर उसको टच नहीं कर सकता। और मैथ के बाद तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आप पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद डीआरडीओ एक अलग वैकेंसी निकालता है, आप उसमें जा सकते हैं। इसरो में वैकेंसी आती है, आप उसमें जा सकते हैं। बैंक पीओ मैथमेटिक्स अगर आपका बिल्कुल है। बैकग्राउंड है तो फिर आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके बाद एसएससी के बहुत सारे एग्जाम हैं जो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की एक वैकेंसी आती है। जी। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी मैथमेटिक्स वाले के लिए तो बहुत सारी है। अब सिर्फ आप ये कहें हार्ड कोर मैथमेटिक्स, ये भी जमाना अब खत्म हो गया है। अब तो बहुत सारी लाइफ साइंसेस की जो ब्रांचेस हैं वो मैथमेटिक्स के साथ मर्ज करके बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाँ मैथमेटिक्स। लाइफ साइंस, पहले तो लोग कहते थे बायोलॉजी यानी कि एंटी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं लेना है बायो ले लो। लेकिन आज आप अगर लाइफ साइंस का रिसर्च देखें तो उनका मैथमेटिक्स के बिना गुजारा नहीं है। नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी देखिए, माइक्रोबायोलॉजी देख लिए, तो हाँ इसमें और जो तो है कंप्यूटर्स के बाद डायनामिकल सिस्टम्स और जब से डायनामिकल, आए हैं फ्रैक्टल्स हाँ फ्रैक्टल्स है, और क्लाइमेटोलॉजी, हाँ हर जगह घुसा हुआ हाँ। है मैथ्स तो। और लोग मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग में हाँ। डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी बेहतरीन इस्तेमाल होती है। कोरोना अभी आया उस समय इतने लोगों ने मॉडल इसमें मॉडल काम डेवलप किया, किया जी। और मैथमेटिकल मॉडलिंग में कितना लोगों ने रिसर्च पेपर इस समय पब्लिश किए। आप अगर पिछला डेटा उठा के देखिए तो कोरोना में मैथमेटिकल मॉडलिंग में इतने पेपर पब्लिश हुए। मैथमेटिकल मॉडल बेसिक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लोग हार्डकोर उसमें जी। मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं। तो अब ऐसा कहना कि मैथमेटिक्स मींस मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अलग ब्रांचेस हैं। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ डेटा उसमें साइंस है, डेटा मशीन साइंस है, लर्निंग है, अब मशीन तो सब लर्निंग है। कुछ। तो मैथमेटिक्स के बिना लीनियर अलजेब्रा कितना इस्तेमाल होता है इसके अंदर, जी। बिना लीनियर अलजेब्रा के तो आप उस ब्रांच को सोच ही नहीं सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। डेटा एनालिटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, ये सारा उसके अंदर काम कर रहा है। फ्यूचर क्या लगता है आपको, मतलब जैसे कल परसों की न्यूज है, चाइना का डीप सीक आपने डीप देखा सीक, होगा, उसने एप्पल का, मैं देख रहा था, एप्पल प्ले स्टोर में चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है दुनिया में। 2 दिनों के अंदर अमेरिकन सिलिकॉन वैली का जो शेयर वैल्यू है वो $600 बिलियन गिरी है। रिलायंस का टोटल मार्केट वैल्यू लगभग $200 बिलियन है। 3 रिलायंस जैसी कंपनियां ध्वस्त हो गई 2 दिन के अंदर। चाइना इतना आगे जब बढ़ा है तो मुझे लगता है अपनी बेसिक साइंसेस में इन्वेस्टमेंट किया ही होगा, मतलब स्कूल एजुकेशन, इन सब के पीछे जो बड़ी बड़ी बातें हैं, आप फंडामेंटल तो स्कूल एजुकेशन को ही मानेंगे कि वहां सुधारिए पहले तो, क्योंकि वो हमारी नींव है। मतलब स्कूल एजुकेशन की जो गुणवत्ता है अगर वो सुधरे तो शायद हम इसी रास्ते में आगे ये जो बातें कह रहे हैं तभी ये मीनिंगफुल भी हो पाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि शुरू में आप ये मत मानिए कि मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ एजुकेशन में। थोड़ा-सा दुःख भी होता है कि लोगों का ऐसा विचार है कि मैं इस सेक्टर में पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मतलब क्यों हम पैसा डालें जब कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब अगर आप बहुत सारे लोगों में, चाइना के बारे में भी अगर मैं कहूँ तो चाइना में भी बहुत सारे लोग क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 100 में से हो सकता है 50, आप 50 कह लीजिए, 50 अच्छे नहीं हैं, उनको आप कूड़ा मान लीजिए। हाँ हाँ। लेकिन उन 50 बचे में से जो 15 काम है वो हाईली रिप्यूटेबल, और जो 15 काम है उनकी वजह से चाइना का डंका बज रहा है। जी। तो अब अगर आप ये कहें कि मैं आज 100% लोगों को करके 15% का आउटपुट निकालना हो तो 85% मेरा खराब जा रहा है। लेकिन 85% खराब जा रहा है और वो 15% अगर कुछ ऐसा कर रहा है
जो 85% आपके लिए क्षमा योग्य है, हम्म। वो आपके देश का ऐसा नाम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में तो मेरा जरूरी मानना है। अभी भी कोर सब्जेक्ट्स में बजट सब टीचिंग हाँ। और उस पे पेडागोजी पे काम, मतलब ये अभी भी मुझे लगता है बहुत जरूरी चीजों में से है। सर एक बढ़िया बातचीत रही। हम बातचीत आज के दौर में लोग बहुत लंबी देखना पसंद करते नहीं, इसलिए हम भी अब कई बार संक्षिप्त करने लग गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत से कुछ माँ बाप को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा कि शायद कैसे हम तैयारी करें और इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है। अगर ऐसी कोई डिमांड आएगी तो फिर हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद।